वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में वैसे तेरे धानपुर वाले बंगले में जाने से कैसा होता है? बुरा नहीं होता है, पर समय हमारे पास कम है तो कृष्णा चाचा तक खबर पहुंचानी तो नहीं हो पाएगी। ऐसा करेंगे, हम लोग निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, तो अपनी गाड़ी उठा ले, फिर हम चलेंगे। अरे वाह, मजा आएगा यार, बहुत दिनों बाद पिकनिक मनाने का मौका मिल रहा है। अरविंद, रमेश और विनोद तीनों बचपन के दोस्त थे, मगर जैसे कि होता है जीवन की भागदौड़ में जब वो जुड़े तो कॉलेज के बाद लंबे समय तक मुलाकात नहीं हो पाई। अपनी कैरियर बनाने और जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने में तीनों लगे रहे। एक तरफ जहां रमेश एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर था और शहर के बड़े बड़े सड़क इत्यादि बनने का कॉन्ट्रैक्ट लेता था, तो विनोद अपने पिता की जायदाद का उपभोग कर रहा था। शहर के सबसे बड़े शुगर मिल के मालिक उसके पिता अब थोड़े से बीमार रहने लगे थे, तो विनोद ही ये काम देखता था। तीसरी तरफ था रमेश, जो फिल्मों में डायरेक्टर था। फिल्में काफी अच्छी चल रही थी उसकी, शॉर्ट फिल्मों के नाम से तो काफी सारे अवार्ड भी पा चुका था। आज कई सालों बाद तीनों का एक साथ अचानक मिलना हुआ और तीनों ने तय किया कि रमेश के धानपुर वाले बंगले में घूमने जाएंगे। शहर की कोलाहल से दूर ग्रामीण अंचल जो अभी तक तरक्की की छुअन से नहीं छुआ गया था, आज भी यहाँ शाम के 7 बजे के बाद सड़कों और गलियों में सन्नाटा और कुत्तों का राज हो जाता है। रात को लोड शेडिंग की वजह से अक्सर लाइट गोल रहती है, लोग घरों में लालटेन जलाकर ही रहते हैं। ऐसे एक अजीब से अनुभूतिपूर्ण परिवेश को तीनों छूकर आना चाहते, इसलिए तय किया कि अगली सुबह ही वो धानपुर के लिए निकल जाएंगे। तीनों ने सभी जरूरी सामान वगैरह कार में रखी और सुबह सुबह ही धानपुर को निकल पड़े। पक्के रास्ते पर दौड़ती कार और ठंडी ठंडी हवाओं के बीच जंगल के माहौल का आनंद लेते हुए वे आगे बढ़ते चले। धानपुर पहुंचते पहुंचते वैसे शाम ढलाई थी। शाम की धुंधलका होने लगा था। गाड़ी रमेश के पुराने से बंगले के बड़े से गेट के सामने खड़ी थी। रमेश ने जोर से हॉर्न बजाया, तभी अंदर की तरफ से एक बूढ़ा दौड़ते हुए गेट के पास आया और पहले तो अपनी धुंधली नजरों से उन्हें देखने लगा कि वो है कौन। फिर रमेश को पहचानते ही बोला, अरे अरे छोटे साहब, आप कैसे? खबर नहीं दी, खबर तो करवा देते, कहकर उसने उस बड़े से दरवाजे को खोल दिया। रमेश बोला, अरे असली में क्या है कृष्णा काका कि हम लोगों के पास समय कम था, बस कल का ही समय है, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए खबर करने का समय नहीं था। सुबह सुबह सारा सामान लेकर हम लोग गाड़ी में चढ़ गए। ये दोनों मेरे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग पहले गाड़ी अंदर कीजिए। गाड़ी बंगले के अंदर ले जाएगी। बंगला थोड़ा सा पुराना और जीर्ण शीर्ण हो आया था, थोड़ा बहुत देखरेख का भी अभाव था। गांव में बड़े बंगले की देखभाल पर खर्च आजकल कौन करता है। इन लोगों को आते ही कृष्णा काका ने एक कमरे को बड़े अच्छे से सजा गुजा दिया था। वो लोग इसी में बैठे हुए थे और आपस में गप मार रहे थे। बाहर अंधेरा और सन्नाटा फैल चुका था। दूर कहीं कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, झिंगुर जैसे आवाज के साथ नृत्य कर रहे थे। तभी अचानक कमरे में कृष्णा काका प्रवेश हुए। उन्हें देखकर रमेश बोला, क्या बात है काका, कुछ बोलेंगे? हाँ, इसीलिए तो आया हूं साहब, कहते हुए वो कमरे की उस खिड़की के पास चले गए जिसके आगे घना जंगल शुरू होता। उधर से भी कुछ जंगली पशु और पक्षियों की आवाजें आ रही थी। उन्होंने खिड़की को बंद कर दिया और फिर इन लोगों की तरफ मुड़कर बोले, आप लोगों से एक निवेदन था, जितने दिन भी यहां रहना है रहिए, मगर जो भी करना है दिन दिन में करिएगा। शाम ढलने के बाद बंगले से बाहर मत जाइएगा,
असली में अब पिछले कुछ दिनों से गांव में एक अजीब सा आतंक फैला है। कैसा आतंक? अरविंद बोला। बाबू साहब, आप लोग शहर के लोग हैं, मेरी बात को शायद न माने। अरे आप कहिए तो, हुआ क्या है यहाँ? रमेश बोल पड़ा। असली में अब पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव से लोग अचानक गायब हो जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं मिल ही नहीं रहे। पुलिस भी उन्हें खोज नहीं पा रही। ओ, तो चोर डकैतों का कोई उत्पात है क्या? नहीं नहीं, हमारा गांव ऐसा नहीं। तो फिर इंसानी अंगों के एक्सपोर्ट करने वालों को कोई खेल होगा, लोगों को चुरा कर ले जा रहे। नहीं साहब, मैंने पहले ही कहा था आप लोग शहर के लोग हैं, मेरी बात शायद न माने। अरे तो काका आप ही बता दीजिए हुआ क्या है? असली में गांव वाले इसे निशी डाक का उत्पात मान रहे हैं। निशी डाक? वो क्या है? एक तरह की प्रेत शक्ति है। ये रात को आपका नाम बुलाकर आपको अपने साथ ले जाती है, फिर आप कहां चले जाएंगे किसी को भी पता नहीं चलता। इसीलिए निवेदन है, रात को बंगले से बाहर बिल्कुल मत जाइएगा। कहते हुए कृष्णा काका अपने कमरे में चले गए। तीनों वहीं बैठे हुए बातें करते रहे। सुना? निशी डाक? हाँ भाई, चला देखते रात में हम में से तीनों में से किसको नाम लेके बुलाया जाता है। अब नाम लेके बुलाएंगे तो क्या मैं उठ के चल दूंगा? हाँ, अब तो तुम लोग मेरे पैरों में रस्सी बांध के रख दो। गांव में वैसे भी शाम ढले ही अंधेरा हो जाता है। अभी तो रात के 8:30 बज रहे थे। दिन की थकान की वजह से वो तीनों भी गहरी निंद्रा में हो गए। अगली सुबह सुबह ही अरविंद कृष्णा काका के साथ बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार गांव से कुछ दूरी पर था, करीब 5-1 किलोमीटर की। कार से वो काका के साथ बाकी सामान लेने चल दिया। दूसरी तरफ रमेश और अरविंद घर के पीछे की तरफ की जगह को साफ साफ करने में लगे थे। वैसे कृष्णा काका ने 2 मजदूर सवेरे सवेरे ही बुला लिए थे, वो भी उनकी मदद कर रहे थे। यहीं पर वो लोग खुले में पिकनिक मनाने का आनंद लेने वाले थे। कुछ समय बाद कृष्णा काका और अरविंद सामान लेकर भी आ गए। फिर वहीं आंगन में टेंट लगाकर खाना पीना, हंसी मजाक, खेल कूद, नाच गान, जीवन का जैसे खुलकर वो लोग आनंद ले रहे थे। उसके बाद सब कुछ समेटते समेटते शाम ढलाई। शाम को वो फिर से उसी कमरे में बैठे हुए। मजा आ गया है सच में। काम के चक्कर में जिंदगी की मस्ती जैसे खो ही गई है। हाँ यार, कैसा लगा तुम लोगों को मेरा गांव? अरे भाई पूछ मत, स्वर्ग का मजा आ गया। बस थोड़ा सा मजा और हो जाता अगर कुछ सिर्फ लाल परी की मिल जाती। ड्रिंक्स? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे काहे का एतराज होगा? और मैं तो कह ही रहा हूं। एक काम करता हूं, मैं जब काका के साथ बाजार गया था तो वहां पर मैंने एक लीकर की दुकान देखी। मैं कार लेके जाता हूं और ले आता हूं। चलो इसका भी मजा ले ही लिया जाए, क्या बोलते हो? कैसी बात कर रहा है यार तू? हाँ, सवेरे से तू ही घूम रहा है। मेरे गांव लाया हूं तुम लोगों को और मैं तुम लोगों से काम करवा रहा हूं। एक काम करता हूं, मैं जाता हूं, ले आता हूं, तब तक तुम लोग यहां बैठ के गप मारो। रमेश ने कहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी बाजार मेरा देखा हुआ है। तू कौन सी दुकान की बात कर रहा है मैं जानता हूं, तो उससे पहले मैं वहां जाऊंगा और ले आऊंगा, ठीक है? कहकर वो कार लेकर सड़क पर निकल पड़ा। थोड़ी देर में कार की तेज आवाज धीमी होते होते सन्नाटे में विलीन हो गई। जवानी आनंद करने के लिए होती है, ऐसे में इंसान हर पल को जी लेना चाहता है। खेल कूद, खुशियां, नाच गान और इसी तरह की और भी कुछ कुछ बातें, जिनमें से एक होता है सुरापान। नशे में झूमना, दुनिया के हर गम को भूल जाना, युवाओं की यही तो चाहत होती है। और फिर उसमें बुरा भी क्या है? कुछ पल को अगर यह किया जाए और उसे आदत न बनाई जाए तो यह बुरी चीज नहीं है। ऐसा ही तो हो रहा था हमारे कहानी के तीनों किरदारों के साथ। रमेश दुकान जाता, वहां से सामान लाता, वो लोग रात को बैठ के शराब पीते, नशे में ढूलते और अगली सुबह फिर
अपनी जिंदगी में वापस आ जाता। अगर कहानी ऐसी जाती तो शायद आपको मजा नहीं आता। आपके मजे के लिए कुछ ऐसा होने जा रहा है जो रमेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल देने वाला है। बाजार से सामान लेकर रमेश तेजी से गाड़ी चलाता हुआ गांव की तरफ वापस लौट रहा। रास्ता काफी सुनसान और वीरान था। दोनों तरफ जंगल, बड़े बड़े पेड़। ऐसे में अगर कोई अचानक गाड़ी पर हमला कर दे और उसका सारा सामान लूट कर चला जाए तो शायद सुबह तक किसी को पता भी न चले। ऐसे सन्नाटे और वीराने में ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती है। रमेश के मन में न जाने कितने सारे विचार कौंध रहे। चारों ओर अंधेरा, कार की रोशनी और झिंगुरों की आवाज वातावरण को और उत्तेजक और रोमांचक बनाती जा रही। सर पर गाड़ी दौड़ाता वो बस यही सोच रहा था कि किसी तरह से जल्द गांव पहुंचा जाए। तभी अचानक कार के सामने एक लड़की आ गई। इस अप्रत्याशित घटना से वो बिल्कुल चौंक सा उठा और हैंडल पर किसी तरह कंट्रोल करता हुआ उसने जोरदार ब्रेक मारी। कार रोड से लहराती हुई रास्ते के किनारे पर उतर गई और एक पेड़ के पास जाकर रुक गई। रमेश ने किस्मत को धन्यवाद दिया कि कुछ हुआ नहीं। तभी उसने कार की दूसरी वाली विंडो की तरफ देखा। वहां पर एक लड़की खड़ी थी। वो जोर से चीखा, क्या बेवकूफी आपकी, इस तरह से कार के सामने क्यों आ रही हैं? लड़की सहमी हुई सी खड़ी थी। हालांकि ऐसी जगहों और परिस्थिति में कार से तुरंत उतर जाना सही नहीं था। यही सोचकर रमेश भी कार से नहीं उतरा, बल्कि लड़की दूसरी विंडो की तरफ आ गई और बाहर से ही बोल पड़ी, अब आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? मदद? कैसी मदद? वो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। असली में यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है ना, और कोई रोकना भी नहीं चाहता है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। दैट्स ओके, दैट्स ओके। रमेश का गुस्सा थोड़ा सा उतरा, या कहें उतार दिया गया। कार की रोशनी में बाहर जो खड़ी थी वो किसी परी से कम नहीं थी। रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक अप्रतिम सुंदर लड़की उसके सामने थी। हवा में लहराते उसके बाल, गोरा चेहरा, होठों पे लगी हुई गुलाबी लिपस्टिक जैसे अनार के दानों की तरह उसका मन आकर्षित कर रहा है। एक पल को तो उसे लग रहा था वो अनार के रस की तरह उसके होठों का रस भी पी जाए, मगर परिस्थितिवश खुद को संभालते हुए बोला, हुआ क्या? असली में मैं अपने बॉयफ्रेंड की बाइक पर बैठकर जा रही थी। इस बात पर हम दोनों में थोड़ी बहस हुई तो मैं उसकी बाइक से उतर गई। वो भी गुस्से में मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जंगल तो देख ही रहे हैं, यही आगे जो गांव है उसके शुरुआत में ही मेरा घर है। अब प्लीज मुझे वहां तक छोड़ देंगे? बाहर की परिस्थिति को देखकर रमेश ने भी मन को थोड़ा समझाया, कुछ नहीं होगा, आइए बैठ जाइए। फिर गाड़ी सर पर दौड़ पड़ी। रास्ते में दोनों बातें करते रहे और बातें करते करते कब रास्ता खत्म हो गया रमेश को पता ही नहीं चला। बस यहां रोक दीजिए। सामने एक पुराना सा बड़ा सा घर था। लड़की कार से उतरकर जाने लगी। रमेश मन ही मन सोच रहा था, काश ये रास्ता थोड़ा और लम्बा होता, कुछ और लम्हे उसके साथ बिताने को उसे मिल जाते। फिर न जाने कब उसके साथ मुलाकात होगी। पर तभी उसे एक बात ध्यान में आई। जब वो लोग गांव गए थे तब शायद इस जगह ऐसा कोई घर तो नहीं था, या शायद पेड़ पौधों के पीछे छुपे होने की वजह से उसने ध्यान नहीं दिया। बेमन से वो कार स्टार्ट कर ही रहा था कि अचानक लड़की फिर से उसके कार की विंडो के पास आकर खड़ी हो गई। अप्रत्याशित रूप से मनमांगी मुराद पूरी होते देखकर
रमेश को कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, बातों ही बातों में मैं आपको अपने घर आमंत्रित करना तो भूल ही गई। आइए ना, कुछ देर मेरे साथ रुककर फिर चले जाइएगा, या फिर कल सुबह चले जाइएगा। मैं अच्छी आपकी खातिरदारी करूंगी। मन की मुराद पूरी होते देखकर रमेश खुद को रोक न सका। ओफ, आज शायद उसने अगर दुनिया का राज भी मांग लिया होता तो उसे मिल गया होता। वो तुरंत ही कार से उतरा और लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। सामने घर काफी पुराना सा था। लड़की ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रविष्ट हुई। बोल पड़ी, ये घर मेरे पापा ने बनवाया था बड़े शौक से। वो इस गांव के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मगर एक कार एक्सीडेंट में और पिताजी दोनों ही चल बसे। अब इस घर में और उस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूं। एक प्रेमी था, आज उसने भी धोखा दे दिया। अब तो बिल्कुल अकेली हो गई हूं। अंदर एक बड़ा सा बरामदा था जिसमें बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जल रही थी। घर में शायद लाइट नहीं थी या लोड शेडिंग थी, मगर आश्चर्य की बात यह थी कि लड़की के बाहर रहते भी इन मोमबत्तियों को किसने जलाया था। तभी पास के कमरे से इस कुत्ते के खूंखार रूप से गुर्राने और भौंकने की आवाज आने लगी। रमेश चौंक पड़ा। अब ये कैसी आवाज? वो मेरा पालतू कुत्ता है, इस दुनिया में मेरा एकमात्र सहारा। असली में मैं दिन भर से बाहर थी ना, और उसे कमरे में बंद करके रखा था। थोड़ा सा खिंच गया है। अब तो उसे खोल दीजिए। खोल दूं? आप उसे नहीं जानते हैं, और वैसे भी दिन भर का चिढ़ा हुआ है। अभी अगर मैंने उसे खोल दिया ना, वो आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। मगर चिंता मत करिए, मैं उसे नहीं खोलूंगी। आइए बैठिए। सामने बड़े बड़े महाराजा सोफे रखे हुए थे। रमेश उन्हीं में से एक पर बैठ गया, मगर बैठते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। सोफे के कवर सामान्य कपड़े से नहीं बने थे। ऐसा लग रहा था वो किसी जीव के चमड़े से बने हुए थे। बहुत अजीब सा अनुभव था। उसने बाकी चारों तरफ भी नजरें दौड़ाई। आसपास लगे पर्दे भी सामान्य कपड़ों से बने पर्दे नहीं, बल्कि उसी तरह के चमड़ों से बने पर्दे थे। उसे अब कुछ अजीब सा लगने लगा। लड़की जो पास ही के कमरे में गई हुई थी वापस लौट आई। उसके बदन पर एक लाल रंग का नाइट गाउन था। उसकी खूबसूरती मोमबत्ती की रोशनी में और ज्यादा जैसे ललक उठी। उसके शरीर के उभार और कटावों में रमेश जैसे खोता सजा रहा था। तभी अपने आप को संभाल कर वो बोला, अब ये कपड़े कुछ अजीब से लग रहे हैं। वो मेरी पसंद है। मुझे एंटीक चीजों का और इंपोर्टेड चीजों का खास शौक है। ये कनाडा के सुदूर जंगलों में उगने वाले एक पेड़ की छालें हैं, उनसे बनी है। तुम नहीं समझोगे। अच्छा, ड्रिंक्स लोगे? ठीक है, चलेगा। लड़की पास ही की एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। तभी रमेश को याद आया कि हरमिंद और विनोद उसके इंतजार कर रहे होंगे। उसने मोबाइल निकालकर उन्हें कॉल करना चाहा, मगर ये क्या, मोबाइल का टावर बिल्कुल भी नहीं था। ओह, मोबाइल उसने जेब में रख लिया। पास के कमरे से कुत्ते की गुर्राहट अब भी उतनी तेज आ रही। लड़की ने अलमारी खोला तो उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की बोतलें थी। उनमें से एक बोतल उसने निकाल ली। रमेश के पास आकर वो बैठ गई और गिलास में विस्की उड़ेलने लगी। फिर उसने उसे रमेश की तरफ बढ़ा दिया। गिलास लेते हुए रमेश ने जानबूझकर लड़की के हाथों को छुआ। उसके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। एक ही सांस में गिलास की सारी विस्की वो हलक में उतार गया। फिर उसने अपने हाथों से ही दूसरा पैक बनाया, मगर 2 पैक पीने के बाद
उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो ऑकेशनली ही सही मगर शराब पीता है, और इतनी जल्दी 2 पैग से नशा चढ़ने वाला वो इंसान नहीं है। पर इन 2 पैगों ने जैसे 10 पैग के बराबर नशा उसके दिमाग पर डाल दिया था। अब उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने कहा, मैं रात को रुकूंगा नहीं, मैं चलता हूं। असली में मेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे, सवेरे हम लोग को शहर के लिए भी निकलना है। लड़की बोल पड़ी, अरे तुम मुझे ऐसा अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, अभी तो महफिल जमी है, प्लीज। नहीं, मुझे जाना ही होगा। ओके, तो फिर एक पैग मेरे हाथ से, फिर चले जाना। लड़की ने गिलास फिर से भर दी। रमेश उसके गुलाबी होठों की तरफ देखकर इनकार न कर सका। पूरा ग्लास हलक में उतारने के बाद उसने जैसे ही खड़े होने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ उसका शरीर जैसे धीरे धीरे पैरालिसिस होते जा रहा है। वो अब अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैरों को किसी चीज से जकड़ दिया गया है। उसके हाथ, उसका शरीर, कुछ भी वो हिला डुला नहीं पा रहा है। पूरी तरह से एक लकवाग्रस्त इंसान की तरह सिर्फ उसकी आंखें और दिमाग इस वक्त काम कर रहे हैं। लड़की अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे उसके पास आ गई। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बस तुम्हारे साथ वही करूंगी जो मैंने और मर्दों के साथ किया है, क्योंकि मुझे तुम मर्दों से नफरत है। तुम धोखेबाज होते हो। औरत के दिल से खेलना तुम्हारे लिए खेल है। रमेश वहां से जाना चाहता था। वो गिड़गिड़ाना चाहता था उस लड़की के सामने कि वो उसे जाने दे, मगर उसके हलक से सिर्फ गोंगों की आवाजें निकली। लड़की ने धीरे धीरे रमेश के सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कुछ ही पलों में रमेश पूरी तरह से निर्वस्त्र था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर होने क्या जा रहा है। तभी वो लड़की उठी और उस कमरे की तरफ बढ़ चली जहां से कुत्ते के गुर्राने की आवाज आ रही, और अगले ही पल उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। मगर उस कमरे से जो जीव निकलकर बाहर आया वो किसी भी हद से कुत्ता नहीं कहा जा सकता। हालांकि उसकी आवाज कुत्ते जैसी थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार जंगली भेड़िया रमेश के सामने आकर खड़ा हो गया। मगर भेड़िया भी इतना खतरनाक नहीं होता। शरीर की लंबाई कम से कम 3 से 4 फुट और ऊंचाई कम से कम 5 फुट की होगी। एक वैशी दानों की तरह गुर्राता हुआ रमेश के पास आकर खड़ा हो गया। रमेश को ललचाई नजरों से देखता हुआ वो उसे देखकर हल्का हल्का गुर्रा रहा। उसके मुंह से आती हुई सड़ी बांस ने रमेश का पूरा शरीर जैसे झकझोर के रख दिया। हालांकि शरीर को हिला डुला भी नहीं पा रहा था वो, मगर ची मचल कर उल्टी के जरिए जितनी भी शराब पी थी सब कुछ उसके मुंह से बाहर आ गया और उसके पूरे शरीर में गिरकर लिपट गया। वो भयानक जानवर उसकी उल्टी को खूंखार रूप से चाटने लगा। सामने का परिदृश्य देखकर रमेश को और घिन आ रही थी, मगर कुछ भी नहीं कर सकता था वो। अब उसके शरीर पर उस जीव की जीभ से निकला हुआ गाढ़ा गाढ़ा लार तैर रहा था। रमेश घिन के मारे मर जा रहा था, मगर पूरा शरीर जैसे पैरालिसिस हुआ पड़ा था। वो हिल डुल भी नहीं सकता था और सामने उसे
साक्षात मौत दिखाई दे रही थी। उस भयानक जीव के जबड़े खुलते जा रहे थे और उसके साथ हवा में फैल रही थी उस खूंखार लड़की की हंसी। रमेश मृत्यु के आगे नतमस्तक हो गया और अपनी होश खो बैठा। तभी कुछ आवाजों ने उसे फिर से होश में लाया। हाँ, यही होगा, देखो देखो, हाँ, अरे कार तो यही है, बाहर अंदर होगा, आओ देखे। रमेश चौंक पड़ा। उसने आंख खोली तो खुद को वो एक टूटे फूटे खंडा नुमा घर में पा रहा है। बाहर से कुछ लोगों की आवाज आ रही है, पर ना तो यहां पर सोफा है, ना वही लड़की और ना ही वो भयानक जीव है, तो सिर्फ उसका निर्वस्त्र शरीर और पास में पड़े हुए उसके कपड़े। उसने एक झटके में खुद को उठाया और कपड़े उठाकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए कुछ ग्रामीणों से वो टकराए जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर एक झटके में उन्हें छुड़ाकर किसी तरह से कार के अंदर बैठ गया और कार सरपट दौड़ा दी। कार जाकर रुकी सीधा उसके घर के सामने। जल्दी से बिना कपड़े पहने, हाथ में कपड़े लिए ही वो कार से बाहर निकला। कृष्णा चाचा उसे देखकर चौंक पड़े। अरे बाबूजी, क्या हुआ? मगर उन्हें बिना कुछ बताए वो दौड़ता हुआ एक कमरे में चला गया। बाद में उसके दोस्तों ने, कृष्णा काका ने, सबने उससे बहुत पूछा। ने बहाना बना दिया जंगल में रास्ता भटक गया था, किसी तरह से हड़बड़ी में घर पहुंचा। बहुत डर लग रहा था उसे। इसके बाद वो लोग शहर लौट गए। इस घटना के 2 महीने बाद रमेश अपने एक चाचा से मिला जो तंत्र मंत्र आदि में सिद्ध थे। उसने स्पष्ट रूप से उनसे यह नहीं कहा, अभी तो यह कहा कि उसके पास एक ऐसी स्टोरी आई है, मगर स्टोरी लिखने वाले ने यह नहीं बताया है कि आखिर उस रात उस लड़के के साथ हुआ क्या था। क्या वो इसकी व्याख्या कर सकते हैं? चाचा ने कहा, देखो बेटा, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई नहीं देती है। बहुत सी ऐसी एंटिटी होती है जो अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे आसपास ही उपस्थित रहती हैं और परिस्थितिवश कुछ लोगों को दिख जाती हैं। मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त को जो दिखी थी, जैसे कि उसके गांव के उस नौकर ने कहा था, वो निशिडाक का ही एक रूप थी। निशिडाक ऐसी अतृप्त आत्माएं होती हैं जो किसी के धोखा देने की वजह से मर जाती हैं। ऐसे में ये जीवित लोगों को अपने पास बुलाती हैं और जब निशिडाक किसी को अपने जाल में फंसाती है तो उसका उस जाल से निकल पाना संभव नहीं हो पाता है। मृत्यु तक निशि उसे अपने साथ ही रखती है और फिर मृत्यु के बाद अपनी जैसी एक निशिडाक में बदल देती है, जिसका काम इसी तरह से लोगों को भुलावे में लाकर मारना होता है। तुम्हारे कहानी का वो पात्र भी ऐसे ही निशिडाक के चंगुल में फंस गया था, मगर शायद उसके पूर्व जन्म के कर्म हों, उसके माता पिता की दुआएं हों, निशि उसे मार नहीं पाई।